आज हम एक ऐसे बड़े कानूनी मामले की बात करने वाले हैं जिसमें भारत का एक बहुत बड़ा कारोबारी समूह और अमेरिकी सरकार आमने सामने है। चलिए समझते हैं कि अदानी समूह और अमेरिका के बीच चल रही इस हाई प्रोफाइल लड़ाई में आखिर दांव पर क्या लगा है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इन 5 जरूरी हिस्सों पर एक-एक करके नजर डालेंगे। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक बड़े से कोर्ट केस में दो ऐसे पक्ष जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, वो अचानक एक ही बात पर सहमत हो जाते हैं। ऐसा भला क्यों होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में हुए एक बड़े ही दिलचस्प घटनाक्रम की। हुआ ये है कि अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC और अडानी दोनों ने मिलकर अदालत से और समय की मांग की है। जी हाँ, ये जो आपसी अनुरोध है, ये न्यूयॉर्क की एक अदालत में फाइल किया गया। अब ये थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन असल में ये दिखाता है कि केस कितना पेचीदा है और दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्क तैयार करने के लिए पूरा समय लेना चाहते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आखिर वो कौन से गंभीर आरोप हैं जिनकी वजह से ये पूरी कानूनी लड़ाई छिड़ी हुई है। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि मामला कैसे आगे बढ़ा। देखिए, 2021 में एक बॉन्ड ऑफरिंग होती है, जिसके बाद 2024 में SEC केस फाइल करता है और अब 2026 में अडानी की तरफ से इस केस को ही खारिज करवाने की कोशिश हो रही है। तो SEC का जो मुख्य आरोप है वो ये है कि निवेशकों को एक बहुत बड़ी और ज़रूरी जानकारी नहीं दी गई थी। उनका कहना है कि ये अमेरिकी कानूनों का सीधा सीधा उल्लंघन है, क्योंकि इस छुपाई गई जानकारी से निवेशकों के फैसलों पर असर पड़ सकता था। चलिए अब देखते हैं कि अडानी का पक्ष SEC के इस केस की बुनियाद को ही कैसे चैलेंज कर रहा है। उनकी डिफेंस स्ट्रैटेजी क्या है? अब ये जो लाइन है ना, यही इस केस की जान है। अडानी की टीम का सबसे बड़ा तर्क ये है कि भाई ये पूरा मामला तो अमेरिकी अदालत के अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन से ही बाहर है। वो कह रहे हैं जो कुछ भी हुआ वो अमेरिका में तो हुआ नहीं, तो फिर अमेरिकी कानून कैसे लागू हो सकता है। और ये स्लाइड इस पूरी लड़ाई की जड़ को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ SEC कह रहा है कि अगर अमेरिकी निवेशकों पर असर पड़ा तो अमेरिकी कानून ही लागू होगा। दूसरी तरफ अडानी का तर्क है कि घटना कहाँ हुई ये मायने रखता है और वो जगह अमेरिका नहीं थी। बस इसी कानूनी सवाल पर सब कुछ टिका हुआ है। तो केस को खत्म करवाने के लिए अडानी की टीम इन 3 मुख्य दलीलों पर जोर देगी। पहला, जैसा हमने कहा, अधिकार क्षेत्र का सवाल। दूसरा, कि जो बयान दिए भी गए वो बहुत ही सामान्य थे। और तीसरा, वो 2021 की बॉन्ड ऑफरिंग में अपनी सीधी भागीदारी होने से ही इनकार कर रहे हैं। तो इस आपसी सहमति के बाद अब आगे क्या होगा? केस के शेड्यूल का क्या? चलिए देखते हैं कि अब ये कैसे आगे बढ़ेगा। ये टेबल बिल्कुल साफ दिखाती है कि कानूनी दलीलें पेश करने की सारी डेडलाइन अब आगे खिसक गई हैं। इस एक्स्ट्रा टाइम का मतलब है कि दोनों पक्ष अपनी दलीलों को और भी मजबूत बनाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये जो नई तारीखें हैं ये तभी फाइनल होंगी जब जज साहब इन पर अपनी मुहर लगा देंगे। चलिए अब जरा इस केस से थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं, समझते हैं कि इस कानूनी लड़ाई के मायने कितने गहरे हैं। तो असल मुद्दा ये है कि ये केस अमेरिकी वित्तीय कानूनों की पहुंच को टेस्ट कर रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका के नियम दूसरे देशों में काम कर रही बड़ी बड़ी कंपनियों पर कहां तक और कैसे लागू हो सकते हैं। इसका जो भी नतीजा आएगा वो भविष्य के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। ये सिर्फ अडानी या SEC का मामला नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि ग्लोबल बिजनेस के नियम क्या होंगे और एक देश के कानून की सीमाएं कहां खत्म होती हैं। और आखिर में यही वो बड़ा सवाल है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इस केस का फैसला चाहे जो भी हो, ये ग्लोबल बिजनेस और इंटरनेशनल लॉ के भविष्य पर एक गहरा असर डाल सकता है। क्या ये अमेरिकी फाइनेंशियल पावर की हदों को फिर से तय करेगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।